हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इरफान मलिक। हमने यहां पे फिजिक्स वाला विद्यापीठ में एक वन शॉट बोर्ड सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है यमरजल। इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, इसमें हम बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट में, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको बोर्ड्स में जो है आसानी हो जाए और आप अच्छे मार्क्स लाएं। बेटा मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स का पोर्शन यहां पे पढ़ाऊंगा बोर्ड्स के लिहाज से, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बार बताना चाहूंगा कि जो आपका जेके बोस पैटर्न, मतलब जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा क्लास 12th का, जो क्लास 12th का जेके बोस का पेपर होगा, बेटा मैं आपको 1 मिनट के लिए ये मार्किंग स्कीम समझाऊंगा कि पेपर कैसे क्या आएगा। ठीक है, तो अगर फिजिक्स पेपर की बात करें, जो पेपर आपका आना है उसमें मैक्सिमम मार्क्स 70 होंगे, यानी 70 मार्क्स का पेपर होगा। 25 मार्क्स जो है दैट्स पास मार्क्स, और थ्योरी की, ये प्रैक्टिकल्स के अलग से 30 मार्क्स होंगे। 70 मार्क्स थ्योरेटिकल पोर्शन के और 30 मार्क्स जो है बेटा वो किसके होंगे, वो प्रैक्टिकल्स के होंगे। ठीक, उसके बाद मार्किंग स्कीम क्या होगी एक बार वो समझते हैं। पहले तो सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, तो 4 सेक्शंस में आपका पेपर होगा। पहले जो हमारा सेक्शन ए होगा बेटा, सेक्शन ए हमारे पास जो होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसमें 10 एमसीक्यूज होंगे, हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स है, तो ये हो गया बेटा आपके 10 मार्क्स। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, बेटा वो हो गया आपके 18 मार्क्स। सेक्शन सी, इसको हम कहते हैं बेटा शॉर्ट आंसर, बेटा इसको हम शॉर्ट आंसर कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बेटा सेक्शन सी होगा जो कि 3 मार्क्स का होगा, और बेटा इसमें आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा वेरी शॉर्ट आंसर्स, इसको हम कहते हैं बेटा शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो और आप लोगों का तो ये हो गए 27 मार्क्स, और उसके बाद आप लोगों को बेटा 3 क्वेश्चन और आएंगे 5 मार्क्स के, तो वो 15 मार्क्स हो गए, तो ये बेटा आपके 15 मार्क्स हो गए। तो दिस इज द टोटल स्कीम, ऐसे आपका पेपर होगा। एमसीक्यू, उसके बाद क्वेश्चंस मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस 9 होंगे। उसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे बेटा, वो भी 9 होंगे। और बेटा उसके बाद सेक्शन डी होगा जो आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, और बेटा इसमें 3 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे, तो हो गए बेटा 15 मार्क्स। तो ये हमारा स्कीम है पेपर का। ठीक, तो बेटा हम यहां पे एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, हर एक पोर्शन में से क्या क्या आ सकता है बेटा वो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1। तो पहला क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है, दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा हमें बताना है, एक तो हमें स्टेटमेंट बताना है कूलम्स लॉ का, कि कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, और दूसरा हमने इसको एक्सप्लेन भी करना है। बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है बेटा, तो आप कॉपीज अपने सामने रखिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए बेटा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कूलम्स लॉ क्या कहता है। बेटा कूलम्स लॉ क्या कहता है, बेटा कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं, सपोज यहां पे बेटा चार्ज Q1 है, बेटा सपोज यहां पे चार्ज जो है वो चार्ज Q2 है, और बेटा इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। सपोज हमारे पास 2 चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, एक चार्ज Q1 बेटा, दूसरा चार्ज हमारे पास है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो कूलम्स लॉ कहता है जो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, या उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, the magnitude of force between the 2 charges is directly proportional to product of charges Q1 Q2। यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, and inversely proportional to the square of distance between them। when we combine these two, जब हम इन दोनों को बेटा कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिलेगा, F is directly proportional to
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं, अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा दिस इज योर कूलम्स लॉ। बेटा ये है हमारे पास कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट the magnitude of electrostatic force between the two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. And it is inversely proportional to the square of distance between them. When we combine these two, हमें ये equation मिलता है, F is equal to K times Q1 Q2 divided by R square. बेटा दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। अब हम आते हैं यहां पे कि इसके फर्दर हम इसको क्या लिखें, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बेटा हमें इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर एक चीज को। तो हमें क्या मिला? हमें जो कूलम्स लॉ मिला बेटा वो हमें मिला F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बेटा ये जो K है, ये K हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, और इसका जो वैल्यू हमारे पास होता है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन SI यूनिट्स। और बेटा SI यूनिट्स में जो हमारे पास K का वैल्यू होता है, दैट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो K का वैल्यू है हमारे पास, वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। It is called absolute electrical permittivity। तो बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म है यहां पे, इसको हम कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये क्या होता है? बेसिकली एक मीडियम अपने आप में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा before breaking down, that is called electrical permittivity. That's called electrical permittivity. So K का जो वैल्यू हमारे पास होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा अगर हम यहां पे इसको सबस्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा F इज इक्वल टू 1/, सो हम ऐसा लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं बेटा, क्या हम लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ फोर्स। अच्छा बेटा ये जो टर्म है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का अपना वैल्यू है, जब हम उसको मल्टीपल करेंगे 4 से, जब हम उसको मल्टीपल करेंगे पाई से, बेटा ये हमारे पास आता है 9 into 10 power 9। सो वी कैन राइट इट एज F is equal to 9 into 10 power 9 multiplied by Q1 Q2 divided by R square। So आप इस फोर्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F is equal to 9 into 10 power 9 Q1 Q2 divided by R square, where 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 power 9। ठीक है ना? तो बेटा ये बनेगा हमारे पास फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यानी ये जो कूलम्स फोर्स होता है, बेटा इस कूलम्स फोर्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यहां पे साथ में लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम इसमें यह बात लिखें तो ये हम यहां लिखेंगे कि इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। बेटा ये जो हमारे पास है कूलम्स लॉ, बेटा ये मीडियम पे डिपेंड करता है, तो हम इसको लिखेंगे इट इज अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ये बेटा मीडियम पे डिपेंड करता है। और अगर मुझे इसको किसी मीडियम के लिए लिखना पड़े तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर एनी मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स K Q1 Q2 upon R square। बेटा what is this K? बेटा this K is called as dielectric constant or dielectric strength। So बेटा इस K को हम कहते हैं क्या? It is called dielectric constant which is different for different type of mediums। तो अगर मीडियम्स के लिए हम F लिखे तो हम लिखेंगे फॉर मीडियम्स F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बेटा दिस इज द इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ फॉर वेरियस टाइप ऑफ मीडियम्स। अलग अलग टाइप के मीडियम्स के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बेटा वी नो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 power 9, so we can also write it as F medium is equal to 9 into 10 power 9 divided by K multiplied by Q1 Q2 divided by R square। बेटा ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन फॉर
मीडियम. व्हाट इज के? सर, के इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम. ठीक है जी बेटा. अच्छा, दूसरा पॉइंट बेटा, यहां पे दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. बेटा, जब भी हमारे पास कोई फोर्स होगा विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बेटा उसको हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो अगर यहां पे हम ग्राफ बनाएं, तो अगर यहां पे हम ग्राफ बनाएं बेटा एफ और आर के बीच में, तो बेटा वो ग्राफ कैसा आएगा? दिस विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ. यानी अगर हमारे पास आर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, अगर बेटा फोर्स कम होगा तो आर का वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा. सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. दिस इज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो एक बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने ये बोली यहां पे कि इट्स अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स. दूसरा हमने ये बोला कि बेटा ये ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, यानी फोर्स और डिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है बेटा वो कम होगा. ठीक है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट योर कूलम्स लॉ फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव. हमें बोर्ड्स में ध्यान रखना है कि अगर हमने किसी भी क्वेश्चन के 5 मार्क्स लाने हैं, एक तो सबसे पहले हमें यह पूरी तरह से देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. सॉरी, जैसे यहां हमें बोला गया था सबसे पहले स्टेटमेंट बोलने को, तो हमने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा. स्टेटमेंट के अलग मार्क्स होंगे. उसके बाद हमने इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि हम इसको अलग अलग तरीकों में कैसे लिख सकते हैं. ठीक है. तो वो हमने सारी चीजें यहां पे लिख दी. तो हमने ये कहा कि बेसिकली ये किसके बराबर होता है, इसमें कौन सी चीजें क्या क्या होती है. अच्छा बेटा, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है यूनिट ऑफ के. यूनिट ऑफ के एंड डायमेंशन ऑफ के. बेटा ऐसा हम क्यों करेंगे? ये जो हमने के यहां पे लिखा, ये जो हमने स्मॉल के लिखा यहां पे, और इसी का डायमेंशन. ठीक है ना. देखिए हमने लिखा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. बेटा हम Q और K और एप्सिलॉन नॉट दोनों का यूनिट भी निकालेंगे, डायमेंशन भी निकालेंगे. बेटा ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है. जैसा कि मैंने बोला, हम हर एक टॉपिक में से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे, जो उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा या जो 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो बेटा ये जो डायमेंशन और यूनिट ऑफ के आता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है. तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको तो हम के बराबर लिखेंगे. तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. चलिए देखते हैं के किसके बराबर है, क्योंकि इसका यूनिट हमने निकालना है. तो मैं लिखूंगा के इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2. ठीक है ना, यही तो के बनेगा, F इंटू आर स्क्वायर. सो फोर्स का यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन. आर का यूनिट क्या है बेटा? मीटर स्क्वायर. डिवाइडेड बाई चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम. कूलम इंटू कूलम क्या हुआ बेटा? कूलम स्क्वायर. तो बेटा ये क्या बना? ये बना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट ऑफ के. बेटा यहीं से आप एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट निकाल सकते हैं और यहां से हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. तो चलिए देखें, एक बार एप्सिलॉन नॉट को सॉल्व करते हैं. तो हमने अभी लिखा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. बेटा एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके जाएंगे, ये बनेगा 1/4 पाई F Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. बेटा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा. सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फोर्स ऊपर जाएगा, ये बनेगा बेटा न्यूटन इनवर्स. कूलम इंटू कूलम क्या होगा बेटा? कूलम स्क्वायर. और यहां पे क्या बनेगा बेटा? ये पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो बेटा ये एप्सिलॉन नॉट का हमारे पास क्या होगा बेटा? ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा. दिस इज द यूनिट ऑफ के, दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो बेटा ये हमने ऐसे सॉल्व किया, एप्सिलॉन नॉट को यहां लिया, फोर्स को यहां लाया, ये बनेगा 1/4 पाई. उसका तो यूनिट होगा नहीं, एफ का यूनिट होगा नीचे, तो ऊपर जाएगा न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर. सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज कूलम्स लॉ. ठीक है, आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू. बेटा वी आर डीलिंग विद द बोर्ड्स कि आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे, और आप बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है उसको आप कैसे कंप्लीट करके प्रॉपरली 5 मार्क्स ला सकते हैं. आपने अपना जो भी आंसर वहां लिखेंगे बड़ा क्रिस्प रखना है, बड़ा शार्प रखना है, चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश होना चाहिए,
पॉइंट्स के बीच में कि पहला पॉइंट ये है, इसी के बाद अगला पॉइंट हमारे पास ये है, उसके बाद इस टर्म को क्या कहते हैं, इसका वैल्यू क्या है, उसके बाद हमारे पास मीडियम में क्या है, ये ग्राफ आया, डायग्राम भी आया, और बेटा डेफिनेटली इस क्वेश्चन के आपके 5 मार्क्स जो है वो आएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। प्योरली मैथमेटिकल, इसमें कोई थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये प्योरली मैथमेटिकल है। आप इसको डायरेक्टली लिख के पूरे 3 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको एक बार डिराइव कर देते हैं, यहां पे इसको एक बार लिख लेते हैं, प्रूव करते हैं इसको। देखिए बेटा, सपोज यहां पे हमारे पास बेटा एक चार्ज है Q1, और ये चार्ज इस ओरिजिन से जो इसका पोजीशन वेक्टर है बेटा दैट इज R1 वेक्टर। ठीक है, यहां पे बेटा हमारे पास ये दूसरा चार्ज है Q2 चार्ज, और बेटा इसको हमने कितनी दूरी पे रखा है बेटा, इसको हमने रखा है R2 पोजीशन वेक्टर पे। मतलब दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, बेटा दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। ठीक है, यहां से यहां तक जो वेक्टर होगा बेटा, ये यहां से यहां तक वेक्टर होगा बेटा। इस वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, जहां ये जा रहा है तो पहले वो लिखेंगे, तो मतलब ये जो वेक्टर हमारे पास होगा बेटा, ये होगा R21 वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा ये बेटा, R21 वेक्टर। ठीक, चलिए दिस इज R1 वेक्टर बेटा, दिस इज R2 वेक्टर बेटा, ये Q1 से 2 है तो दिस इज R21 वेक्टर। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, देखो बेटा ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपल करेंगे, तो बेटा ये रिपल्शन होगा यहां पे, तो बेटा रिपल्शन होगा इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। मतलब ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स देगा, सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बेटा इस डायरेक्शन में होगा। और सेम अब ये वाला जो चार्ज है हमारे पास, ये वाला चार्ज इस चार्ज को फोर्स देगा, और बेटा ये वाला चार्ज इस चार्ज को फोर्स देगा, तो किस डायरेक्शन में फोर्स देगा बेटा, इस डायरेक्शन में। तो इसको क्या लिखेंगे हम, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2। सो दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर की तरफ, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर की तरफ। तो बेटा अगर मेरे को लिखना पड़े, आप यहां देखिए, अगर मेरे को लिखना पड़े F21 वेक्टर किसके बराबर है, तो मैं लिखूंगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर R21 का स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए, मैंने इस साइड वेक्टर बनाया, अभी ये पूरा टर्म है स्केलर, तो मुझे इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यहां पे सामने एक यूनिट वेक्टर मल्टीपल करना पड़ेगा। तो बेटा आप देखिए यहां पे इस डायरेक्शन में का जो यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन का बेटा, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मैं लेता हूं R21 कैप। मतलब ये जो फोर्स है इट इज इन दिस डायरेक्शन, R21 इधर की डायरेक्शन में। तो बेटा मैं इसको साथ में लिख देता हूं यहां पे R21 कैप। That means this force is acting in this particular direction, is R21 की डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। बेटा इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पहला फोर्स हमने लिखा, बेटा दूसरा फोर्स लिख लेते हैं F12। तो क्या लिखूं मैं बेटा यहां पे, सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। बेटा ये तो मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो R21 का स्क्वायर हम यहां लिखेंगे। लेकिन अब इस 1 2 का डायरेक्शन क्या है बेटा, आप मेरी बात समझिए, वेक्टर में क्या है कि अगर ये R21 वेक्टर है तो बेटा ये कौन सा वेक्टर होगा, सर ये वेक्टर होगा -R21 का कैप। बेटा अगर ये R21 है तो ये तो इसके अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे -R21, तो F12 को मैं सामने लिखूंगा माइनस टाइम्स R21 का कैप। बेटा दिस बिकम्स आवर इक्वेशन, नहीं इसको नाम हम अभी नहीं देंगे इक्वेशन सेकंड, तो बेटा ये बनेगा हमारे पास F12। दिस इज आवर F12। अब क्या होगा बेटा, एक काम करते हैं, तो इसको थोड़ा रिअरेंज करेंगे, मैं ऐसे लिखूं, इसी इक्वेशन को रिअरेंज करेंगे। F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस को मैं बेटा बाहर लाऊंगा, तो यहां हम ऐसे लिखेंगे माइनस टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 का कैप। देखिए ये माइनस है, इस माइनस को मैंने यहां लिखा,
दिस इज F12, यहां R21 और ये माइनस यहां आया। बेटा आप जरा इसको देखिए, ये टर्म किसके बराबर है? ये पूरी टर्म, सर ये पूरी टर्म तो F21 के बराबर है। तो क्या मैं लिख दूं? चलो इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा मुझे? तो बेटा अगर यहां पे कंपैरिजन होगा तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? तो हमें मिलेगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21 वेक्टर। सो ये हमें मिलता है कहां से? दिस इज द कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। एंड व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? सो हमें यहां से क्या मिल रहा है? दीज टू फोर्सेस, ये जो हमारे पास ये जो दो फोर्सेस बन रहे हैं, एक तो Q1 पे लग रहा है, एक तो Q2 पे लग रहा है। ये जो दो फोर्सेस है, ये दो फोर्सेस जो है ये बनाते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। To every action there is equal and opposite reaction. Action and reaction are equal and opposite to each other. So this is action and reaction which are opposite to each other. So we can say that this force works in accordance with, this obeys Newton's third law of motion. यानी ये जो फोर्स जब भी कभी लगेगा, कूलम्स फोर्स दो बॉडीज के बीच में, तो इन दो बॉडीज के बीच में जो ये कूलम्स फोर्स लगेगा बेटा, ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएंगे। ठीक है, सो दिस प्रूव्स आवर कूलम्स लॉ। बेटा अगर आपका क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में तो और होगा नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है कि राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और उसमें और आता है स्टेट कूलम्स लॉ एंड राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये उसका और आता है। बेटा हमेशा कोशिश करना को उस क्वेश्चन को, उस पार्ट को सॉल्व करने की या उस पार्ट को पेपर में लिखने की जिसमें इक्वेशन ज्यादा हो, जिसमें मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा हो। क्योंकि बेटा मैथमेटिकल अप्रोच में कोई भी पॉइंट जो है कोई भी मार्क्स नहीं करता है। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो बेटा इसमें 1.5 नंबर डायग्राम का मिलेगा, बाकी जो आप यहां लिख रहे हैं इसका 1.5 नंबर मिलेगा, और लास्ट में ये लिख लेना कि ये जो हमें लास्ट में मिला। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी कैन कंक्लूड दैट दीज टू फोर्सेस फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, यानी दे इट ओबेज कूलम्स फोर्स, जो ये लगता है दो बॉडीज के, दो चार्जेस के बीच में, इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए जी बेटा, दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 2 विच इज राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगला क्वेश्चन है बेटा, या तो ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है या तो 2 मार्क्स का पूछा जाता है। दैट इज एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दैट इज एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। 2 नंबर का पूछा जाता है, तो 2 नंबर का मतलब हार्डली आपको इसको 20 से 30 वर्ड्स में लिखना होगा कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात बेटा, ये जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, ये जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है बेटा, क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट दिया था, कंसेप्ट वाज गिवन थ्योरेटिकली बाय, ये बेटा दिया था किसने? फैराडे ने। ये जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है बेटा फैराडे ने दिया, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है बेटा, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिल्टन ने। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मिल्टन ने। ठीक है ना। तो होता क्या है बेसिकली क्वांटाइजेशन? बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो है चार्ज एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, किसी भी बॉडी में। फॉर एग्जांपल मैं यहां बता रहा हूं कि इस बॉडी में यहां पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा, यूनिवर्स में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी जगह चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि ये जो चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट करता है किसी भी बॉडी में, ये जो चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, ये जो चार्ज एग्जिस्ट करता है किसी भी जगह पे, उस बॉडी में, इस यूनिवर्स में, हर जगह पे हमें पता है, हमारे पास एक वेल डिफाइंड वैल्यू है कि बॉडी के पास चार्ज क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे हमारे पास ये बॉडी है, क्वांटाइजेशन स्टेट्स जो हमारे पास कोई भी बॉडी है उसमें जो चार्ज होगा इट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई बॉडी है, अगर हमारे पास यूनिवर्स है, अगर वहां चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारे पास इस बॉडी में जो चार्ज होगा वो हो सकता है 10 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 15 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
20 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी इंटीजर लेकिन एज अ मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. So what is n? Beta, n is an integral multiple. So n is an beta integral multiple. So what does it state? It states that कि हमारे पास जो चार्ज है that is quantized, उसके हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज है. हमें पता है कि चार्ज अगर किसी बॉडी में है, उस बॉडी में चार्ज कितना होगा. बेटा वो चार्ज होगा एज Q is equal to plus minus any. That charge exists in universe as an integral multiple of charge of electron. As an integral multiple of charge of electron. ठीक है ना बेटा. यानी मैं आपको फिर एक बार बताऊंगा, अगर किसी भी जगह बॉडी, जो मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं बेटा, आप इसको खुद नोट किया कीजिए, वही आपका स्टेटमेंट बनेगा क्वांटाइजेशन का. अच्छा, इसके बाद अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो रहे हैं, या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं, यानी हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, और हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रही है, वो लॉस और गेन भी आएगा इन द स्टेप्स ऑफ ई. उस लॉस और गेन की वजह से उस बॉडी में ऐसा नहीं होगा कि अब जो चार्ज होगा इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेटा दैट इज गोइंग टू रिमेन एज एन इंटीग्रल. सो चाहे आप चार्ज बॉडी में से जो है इलेक्ट्रॉन लूज हो, चाहे बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे, चाहे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में चले जाए, अगेन द चार्ज ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू रिमेन एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज, अगर मैं आपसे बोलूं क्या हमारे पास चार्ज 1.5 E एग्जिस्ट हो सकता है? बेटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिपेंसी कॉर्क्स के रिलेटेड, बट हम यहां पे कॉर्क्स को उनका पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं आया है. ऐसा बोला जाता है कि कॉर्क्स जो है उनका जो चार्ज है इट एग्जिस्ट एज एन, वो एज एन इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लेकिन वो जो उनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, इसीलिए हम कॉर्क्स को यहां पे कंसिडर नहीं करते हैं. तो जनरल में दिस इज योर क्वांटाइजेशन. बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमारे पास अगर कोई भी बॉडी है उसमें चार्ज होगा, वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, उसमें जो चार्ज होगा उसका वैल्यू हमें पता है क्या होगा, इट विल एग्जिस्ट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज सिंपल फंडा ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. बेटा यहां पे मुझे एक बात याद आ रही है अल्लामा इकबाल की, जो उन्होंने, क्योंकि अब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको टेंशन होगा, आपको अभी जो है यहां पे बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आप बड़े स्ट्रेस में होंगे. बेटा एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इश्क तेरी इंतहा, इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा. आप इसको समझ लेना प्लीज. और ये इश्क का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये वो इश्क नहीं है. मैं आपको भी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है. इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा. ये आपकी बात भी हो रही है, मेरी बात भी हो रही है, तो समझ लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं. इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, तू भी अभी ना तमाम, मैं भी अभी ना तमाम. इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, तू भी अभी ना तमाम, मैं भी अभी ना तमाम. बेटा इस जिंदगी में एक चीज आप समझना कि हम चाहते हैं कि हम पहुंचे एक पूरे बढ़िया, एक बहुत अच्छे मकाम पे हम पहुंचे. इसीलिए तो ये कहता है इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा. चाहता तो मैं भी मोहब्बत हूं, चाहते तुम भी मोहब्बत हो. तू भी अभी ना तमाम, मैं भी अभी ना तमाम. अभी ना तुम पूरे हुए हो और ना अभी मैं पूरा हुआ हूं. बेटा ये नॉलेज का सफर ऐसा है, ये जो इल्म है ना, ये इल्म का सफर ऐसा है कि आपका ये अभी खत्म नहीं होगा. तो आप अगर क्लास 12 में स्ट्रेस ले रहे हैं, तो फिर आगे जब आप एमबीबीएस करेंगे, जब आप आईआईटीज में जाएंगे, तब क्या करेंगे? क्या आप तब तमाम होंगे? क्या आप तब पूरे होंगे? बेटा आप तब भी पूरे नहीं होंगे, हम अभी पूरे नहीं हुए. ये जो है ना, ये लाइफ, ये एक स्ट्रगल है. तो इसमें कोई हर एक दिन आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. आप स्ट्रेस लेंगे उससे कुछ नहीं होगा. ये बात को याद रखना. ये अल्लामा इकबाल की बात को ना आप दिल में गर्क कीजिए. इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, तू भी अभी ना तमाम, मैं भी अभी ना तमाम. इस जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तमाम हुआ हो, जो पूरा हुआ हो. कहीं ना कहीं खामी रह जाती है. तो आप इतना
टेंशन लेंगे किस बात, बड़ा पढ़ना है अभी, बहुत कुछ आगे करना है, ठीक है। तो चलिए, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप कीजिए, मार्क्स भी आ जाएंगे, हर एक चीज आ जाएगी। और अगर इन केस आपके मार्क्स कम थे बोर्ड में, फिर आपके पेरेंट्स ने कुछ बोला, मेरे पास आना, अपने पेरेंट्स को मेरे से मिलाना, हम तब बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो वो भी तमाम नहीं हुए होंगे। होगा मे बी आज मार्क्स कम आए, कल आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। मार्क्स, अभी के मार्क्स आपके इतना आगे फ्यूचर में जो है इफेक्ट नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हम ये कुछ क्वेश्चन है 1 मार्क्स के जो इसमें से पूछे गए हैं। बेटा वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं एक बार। 10 power 6 electrons are taken out of a pith ball. The charge on pith ball will be. This is the number of electrons that is taken out. 10 power 6 electrons बाहर निकाले गए। 10 power 6 electrons बाहर निकाले गए। So the number of electrons जो हमने बाहर निकाले, that is 10 to the power 6 electrons हमने बाहर निकाले। What will be the charge on pith ball? तो बेटा चार्ज निकालना है, अभी तो हमने पढ़ा चार्ज Q is equivalent to n times E, चार्ज निकालना है, so it is equivalent to n. So what is the number of electrons जो हमने रिमूव किया, 10 to the power 6. What is इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 into 10 to the power minus 19. बेटा इसको सॉल्व करिए तो Q का वैल्यू आएगा 1.6 into 10 power minus 19, 6 में से 19 जाएगा तो आएगा 10 to the power minus 13. So बेटा this will be our charge in coulombs. So this is our Q equal to 1.6 into 10 to the power minus 13 कूलम, ये होगा चार्ज। बेटा व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ के, डायमेंशंस का मतलब इसे यहां पे बोला यूनिट्स, ये मैंने आपको अभी दिखा दिया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें से, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेटा दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड में से, कूलम्स लॉ में से जो क्वेश्चन हो सकते थे वो आगे। अब हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और टेस्ट चार्ज को क्यों हमने एक्सट्रीमली स्मॉल रखना है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। बेटा मैंने ये क्वेश्चन यहां पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये PYQ है। आप में से बहुत सारे बच्चे जब ये वीडियो देखेंगे वो बोलेंगे सर ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, व्हाई शुड टेस्ट चार्ज बी एक्सट्रीमली स्मॉल व्हेन मेजरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये बोर्ड का PYQ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आया था 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें देखना पड़ेगा क्या मसला है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, यानी वो चार्ज जिसका फील्ड हम देखने जा रहे हैं, जिसका फील्ड हम मेजर करने जा रहे हैं, तो इट इज स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, इट इज स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज up to which test charge can experience electrostatic force, up to which test charge can experience electrostatic force। क्या है बेटा कि हमारे पास एक चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज, जिसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है। बेटा ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के अराउंड एक स्पेस जहां पे अगर आप टेस्ट चार्ज को रखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने बेटा टेस्ट चार्ज को यहां रखा तो ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, मैं मान रहा हूं कि यहां ये रिपेल हो रहा है, मैंने इसको यहां रखा तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, बेटा रिपेल हो रहा है, मैंने इसको यहां रखा, अब ये इस स्पेस के बाहर गया, यानी मैं मानूंगा कि इस चार्ज का जो फील्ड है वो यहां तक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के अराउंड का स्पेस जहां तक टेस्ट चार्ज जो है वो रिपेल होता है, दैट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज अप टू व्हिच टेस्ट चार्ज कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बेटा दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम बेटा कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं मैथमेटिकली, बेटा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी अगर मुझे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, मुझे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं एक टर्म जिसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, सो इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे,
एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा है बेटा वो कुछ ऐसा लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट। ये है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये लिमिट का क्या काम है बेटा, ऐसा है कि हम किसका फील्ड पता करने जा रहे हैं, सोर्स चार्ज का। तो टेस्ट चार्ज का काम क्या है, टेस्ट चार्ज का काम सिर्फ यह है कि यह हमें पता करके दे कि सोर्स चार्ज का फील्ड जो है वो कहां तक है। तो इसीलिए क्या होता है कि यह हमारे पास बेटा यहां पे सोर्स चार्ज है, यह सोर्स चार्ज है, हमने यहां रखा टेस्ट चार्ज बाहर, यहां तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ बेटा, यहां फोर्स एक्सपीरियंस हुआ यहां फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, यहां फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। हमने फील्ड किसका पता करना है, सोर्स चार्ज का। अगर टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो यह अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा और यह फील्ड और इसका फील्ड आपस में इंटरफेरेंस करेंगे और हमें इसका फील्ड पता नहीं चलेगा। सो लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो मींस दैट दिस शुड बी इन्फिनाइटली स्मॉल। व्हाई शुड दिस बी इन्फिनाइटली स्मॉल? Because otherwise it's going to create its own field which will hamper the field of the source charge and we may not be able to calculate exactly the field of किसका, सोर्स चार्ज। दैट इज द रीजन टेस्ट चार्ज मस्ट बी एक्सट्रीमली स्मॉल। बेटा यहां पे आप एक बात याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन क्या है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग फोर्स। बेटा इसका डायरेक्शन क्या है कि इट इज डायरेक्टेड अलोंग फोर्स। बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स है इसका डायरेक्शन वही है। एसआई यूनिट क्या है बेटा, आप यहां से देख सकते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो इट इज न्यूटन पर कूलम, सो इट इज न्यूटन पर कूलम। सो इसका जो हमारे पास यूनिट है दैट इज न्यूटन पर कूलम।
ओके गाइस, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने बेटा अभी एक्सियल लाइन का हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। बेटा अभी हम निकालेंगे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इक्वेटोरियल लाइन पे। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं इक्वेटोरियल लाइन कौन सी हुई। बेटा यहां पे हमारे पास एक चार्ज है माइनस क्यू, बेटा यहां पे हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू। बेटा ये डिस्टेंस हमने बाय कन्वेंशन बोला हुआ है कि दिस डिस्टेंस इज 2a, तो बेटा ये डिस्टेंस हमारे पास है 2a। ठीक है, यहां पे हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, दिस विल बी आवर इक्वेटोरियल लाइन, और ये जो पॉइंट यहां पे P होगा बेटा ये होगा हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन यहां पे है दिस इज अवर इक्वेटोरियल लाइन, और इस लाइन पे किसी भी पॉइंट P पे हमने निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पॉइंट P पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब तो मैंने आपको बोला जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कीजिए, उससे ये इजी होगा। तो देखिए यहां पे अब क्या होगा, सबसे पहले ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये आप ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो यहां की तरफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर। और बेटा ये पॉजिटिव ये रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो बेटा ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो बेटा जी ये होगा हमारे पास E2 वेक्टर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए बेटा एक और बात आप समझ लीजिए कि अगर मैं ये डिस्टेंस r मान रहा हूं, ये डिस्टेंस बेटा यहां से यहां तक है a, दिस डिस्टेंस इज यहां से यहां तक a, बेटा ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक दैट इज a, बेटा ये जो डिस्टेंस यहां पे होगा ये होगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बेटा इसका भी ध्यान रखिएगा, और ये एंगल यहां पे होगा हमारे पास बेटा थीटा। कितना होगा? थीटा। चलिए अब दिस इज E1 दिस इज E2, पहले इन दोनों का वैल्यू लिख लेते हैं कि E1 कितना होगा E2 कितना होगा। तो मैं मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, तो क्या E1 जो हमारे पास होगा, क्या E1 विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो नेगेटिव आएगा नहीं, क्यू अपॉन बेटा ये डिस्टेंस कितना है, रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बेटा ये भी तो होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पे हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो बेटा E1 का वैल्यू कितना आएगा, सो E1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा बेटा हमारे पास E1 का वैल्यू। ठीक, चलिए E2 का वैल्यू निकालेंगे। बेटा चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सेम ही तो बात होगी, तो ये तो यही आएगा क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहां पे E2 का वैल्यू वही आएगा, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो हम यही लिख सकते हैं कि जो हमारे पास E2 होगा बेटा, E2 विल बी इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें भी वही लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा बेटा, ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E2। बेटा यहां पे देखिए अब ये दो वेक्टर्स हैं, मैं ये डायग्राम यहां पे बनाऊंगा। बेटा ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यहां पे हम एक मिनट के लिए देख लेते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है बेटा, इसका नाम हमने रखा है E2। ठीक है, ये E2 वेक्टर है। बेटा ये वेक्टर यहां पे हमारे पास एक और वेक्टर है बेटा, इसका नाम हमने रखा है E1 वेक्टर। ठीक है, देखिए यहां पे ये हमारे पास कुछ डायग्राम ऐसे बना। अब जरा एक मिनट हम यहां देख लेते हैं। बेटा अगर ये एंगल थीटा होगा तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल, बेटा ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो ये डायग्राम में वहां पे बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल कितना होगा बेटा, थीटा। चलिए E1 इज ए वेक्टर, इस वेक्टर के बेटा दो कंपोनेंट होंगे। इसका एक कंपोनेंट होगा बेटा ये, दिस विल बी E1 cos थीटा, और बेटा इसका एक कंपोनेंट होगा ये होगा बेटा हमारे पास E1 sin थीटा। ठीक है, तो ये होगा E1 cos थीटा, ये होगा E1 sin थीटा। चलिए अगला देखते हैं। बेटा इसी तरह क्या ये E2 है, क्या E2 का जो एक कंपोनेंट है, क्या E2 का एक कंपोनेंट होगा
देखिए ये हमारे पास यहां पे E2 है, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा। तो क्या E2 का ये वाला कंपोनेंट यहां से इधर की तरफ इस डायरेक्शन में, क्या ये वाला कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, और बेटा ये वाला कंपोनेंट होगा E2 sin थीटा। बेटा दिमाग लगाइए, E1 और E2 आपस में बराबर है बेटा, E1 और E2 आपस में बराबर है, तो E1 थीटा भी आपस में बराबर है। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, दे विल गेट कैंसल्ड आउट। तो मतलब ये वाला कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये तो कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड विल बी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो मैं यहां लिखूंगा कि फ्रॉम डायग्राम इट्स वेरी मच एविडेंट दैट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नेट दैट विल बी इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बेटा, E1 cos theta plus E2 cos theta. Beta, since E1 and E2 are equal, so I can write it as E net is equal to twice of E1 cos theta. So ये क्या बन जाएगा बेटा, so E net will be equal to 2 times of E1. E1 कितना है वो तो हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में निकाल के रखा, 1/4 pi epsilon naught Q upon आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ E1। बेटा अब देखते हैं cos थीटा किसके बराबर होगा, तो बेटा cos थीटा किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेटा अगर ये एंगल थीटा है, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो इट बिकम्स a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/2। बेटा बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, r square plus a square whole power 1 plus 1/2, it will become 3/2. So E net कितना बनेगा, so E net is equal to Q into 2a, इसको लिख सकते हैं Q into 2a divided by 4 pi epsilon naught into r square plus a square whole to the power 3/2. Q into 2a is dipole moment, so we can write it as E net is equal to P divided by 4 pi epsilon naught into r square plus a square whole to the power 3/2. Beta, this is the net electric field due to dipole on its equatorial line. डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट कम्स आउट लाइक दिस। अच्छा, इसमें भी फिर हम वही बात कर सकते हैं सर, इफ अगर हमारे पास क्या होगा, इफ R इज वेरी लार्ज देन A कैन बी नेग्लेक्टेड, सो E क्या बन जाएगा, सो E net will be equal to P divided by 4 pi epsilon naught into, चलिए बेटा देखते हैं एक मिनट, A नेग्लेक्ट होगा तो ये बनेगा R स्क्वायर होल पावर 3/2, तो बेटा ये बन जाएगा यहां पे R स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2, बेटा ये कैंसिल होगा, तो E नेट कितना बनेगा, सो बेटा E नेट जो हमारे पास होगा, E नेट विल बी इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यूब। This is the electric field due to dipole on an equatorial line at any point, P upon 4 by epsilon naught R cube. So ये आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा अगर आप इसको लिखना चाहो इन टर्म्स, अच्छा यहां पे एक चीज आप देखिए, यहां पे एक चीज आप देखिए, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। बेटा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, एंड बेटा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इधर की तरफ, डाइपोल मूवमेंट इज इधर की तरफ। बेटा ये बात आप यहां पे दिमाग में रखना कि इन यहां पे इन दिस केस, बेटा इन दिस केस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल वेक्टर जो है दे आर अपोजिट टू ईच अदर। बेटा ये एक दूसरे के क्या है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी यहां पे जो हमारे पास एंगल है इन दोनों के बीच में, सो एंगल बिटवीन देम इज बेटा 180 डिग्री। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बेस कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट in the case when we have to find the electric field due to dipole on an equatorial line. एक्सियल लाइन में मैंने बोला था 0 डिग्री है, इक्वेटोरियल लाइन पे यहां पे ये आया कि 180 डिग्री है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट आपस में क्या है बेटा, ये अपोजिट है। एक और जो एमसीक्यू यहां बन सकता है वो ये है कि बेटा जो हमने ई एक्सियल निकाला था, बेटा ई एक्सियल हमने निकाला था 2 टाइम्स ऑफ P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। बेटा आप देखिए ये कल हमने निकाला था एक्सियल लाइन की वजह से, तो अब हमने
इसको लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट एज ई एक्शियल इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। बेटा प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, ये भी आपको एमसीक्यू पूछा जाता है कि एक्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल फील्ड के बीच का रिलेशन क्या है। तो एक्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, derive expression for torque acting on electric dipole when placed in uniform electric field। देखिए बेटा ये हमारे पास यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर। ठीक, चलिए अब क्या हुआ, यहां पे हमने क्या कर दिया बेटा, हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया बेटा, हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया। बेटा ये हमारे पास एक डाइपोल, दिस इज अ डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू, बेटा दिस इज यहां पे प्लस क्यू। नाउ इस पे फोर्स लगेगा क्योंकि दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, सो ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, प्लस क्यू टाइम्स ई। सो इस पे फोर्स लगा इधर की तरफ प्लस क्यू टाइम्स ई, बेटा इस पे यहां की तरफ फोर्स लगेगा अपोजिट टू द फील्ड माइनस क्यू टाइम्स ई, एंड कंसिडरिंग दिस एंगल ओवर हियर टू बी थीटा। बेटा ये एंगल हमारे पास थीटा है। सो हमने एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। बेटा दिस डाइपोल, हमने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे बेटा प्लेस कर दिया, और इस पे डाइपोल पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इस पे बेटा फोर्स लगा, पॉजिटिव पे फोर्स लगा प्लस क्यू इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव पे फोर्स लगा माइनस क्यू इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा, जो यहां पे ये हमने लिखा कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, यानी दिस इज डाइपोल मोमेंट यहां पे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज एंगल थीटा। तो दो फोर्सेस लगे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। बेटा हमें ये चीज पता है, अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे दो फोर्सेस लगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन, when two equal and opposite forces act on a same line of action they form a couple system। तो बेटा ये couple forces बने, और ये couple forces का काम होता है क्या, they try to rotate the system and the rotational property of this is called torque। ये जो यहां पे ये rotational property of force, यानी फोर्स जब सिस्टम को रोटेट कराने की कोशिश करता है तो वहां पे जो क्वांटिटी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड टॉर्क। इसका मतलब दीज टू फोर्सेस being equal and opposite acting on a same line of action they form a couple system, and this couple system tries to rotate the whole system, hence there's a development of torque। सो इसका मतलब बेटा यहां पे क्या बनता है, टॉर्क बनता है। सो बेटा हमें पता है टॉर्क किसके बराबर होता है, सर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगेन मैं यहां मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो यहां पे होगा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं लिखूंगा विच विल इंप्लाई दैट टॉर्क इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, इधर फोर्स, तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा मेरी बात सुनिए, हमने ये डिस्टेंस को कितना माना है 2a। बेटा क्या ये वाला कंपोनेंट जो 2a का होगा, मेरी बात यहां देखिए, यहां मैं बता रहा हूं आपको, बेटा दिस इज यहां पे 2a, ये एंगल यहां पे बेटा थीटा है। बोलो क्या ये कंपोनेंट जो होगा, क्या ये होगा बेटा 2a cos थीटा कंसिडरिंग टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, दिस इज 2a cos थीटा। बोलो बेटा ये क्या होगा, सर ये होगा 2a sin थीटा। तो आप देखिए ना, दिस इज यहां पे फोर्स q टाइम्स e, QE के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, 2a sin थीटा, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2a sin थीटा। तो हमें पता है Q इंटू 2a, व्हाट इज Q इंटू 2a, दैट इज डाइपोल मोमेंट। सो टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन ऑफ थीटा। व्हाई, because Q into 2a is equal to dipole moment, so torque is equal to P sin theta। बेटा this is the magnitude of torque, और अगर हमें direction of torque निकालना हो so tau will be equal to P vector cross E vector। यानी अगर आपने टॉर्क का डायरेक्शन निकालना हो, आपने देखना है कि P वेक्टर यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, और उसके बाद आपने अपना राइट हैंड रखना है along the direction of dipole moment, then curl your fingers along the direction of E। जो थंब आपको देगा परपेंडिकुलर, जब आप थंब को रिलीज करेंगे, जो थंब रिलीज थंब होगा that will give you the direction of torque। So torque is a vector quantity, and in electric field या in electrostatics torque is equal to P cross E। This is the torque developed in
यहां पे डाइपोल पे बेटा इतना टॉर्क लगा पी साइन थीटा विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी इनटू ई। बेटा एक चीज यहां पे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसके कुछ स्पेशल केसेस। वो क्या है बेटा, एक मिनट उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए टॉर्क हमारे पास किसके बराबर है, सो टॉ इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। तो पहली बात, अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का मतलब यह हुआ बेटा कि अगर P और E आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, तो टॉर्क कितना बनेगा, सो टॉ विल बी इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन 0। बेटा साइन 0 कितना हुआ, 0, सो टॉर्क कितना होगा बेटा 0। पहली बात। चलिए दूसरा केस लिखते हैं। अगर बेटा हमारे पास थीटा जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री। नाउ व्हाट डज इट मीन कि अगर ये हमारे पास होगा P वेक्टर और ये होगा हमारे पास E वेक्टर, और बेटा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन 90, that is 1, so torque will be equal to P into E, and बेटा this is called maximum torque। बेटा इस कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम है, ठीक है, हो गया 2। चलिए बेटा तीसरा ले लेते हैं। अगर थीटा हमारे पास है 180 डिग्री, इफ थीटा इज 180 डिग्री, तो बेटा टॉर्क किसके बराबर आएगा, सो टॉर्क यानी 180 मतलब दिस इज डाइपोल मोमेंट P एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E, दे आर एंटी पैरेलल, ठीक है ना। तो टॉर्क बनेगा टाउ इज इक्वल टू P साइन 180, दैट इज 0, मतलब टॉर्क विल बी 0। तो आप समझ लीजिएगा कि इस कंडीशन में भी टॉर्क 0 है, इस कंडीशन में भी बेटा टॉर्क 0 है, बट प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड दैट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे जो टॉर्क 0 है, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा अगर ऐसा होगा कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, तो ये जो हमारे पास यहां पे कंडीशन होगी इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। Why? Because हमें ये चीज पता है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हम साथ लिखेंगे कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा मिनिमम होती है, एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सो दिस पोजीशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्टेबल पोजीशन, सो इट्स कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए बेटा आई होप दिस इज आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई हो। चलिए अगला देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। चार्ज प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड माइनस 20 माइक्रोकूलम। बेटा यहां पे प्लस 20 माइक्रोकूलम है, यहां पे बेटा हमारे पास माइनस 20 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 mm, तो 5 mm इनके बीच का डिस्टेंस है। तो हमें बताना है डाइपोल मोमेंट क्या है। बेटा वेरी वेरी इजी, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स A। 2A, व्हाट इज 2A? 2A इज द डिस्टेंस, तो ये तो डिस्टेंस है हमारे यहां इनके बीच। सो चार्ज दैट इज 20 माइक्रोकूलम, 20 इंटू 10 पावर -6 मल्टीप्लाइड बाय 5 mm, mm को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी इस चार्ज को मल्टीपल करेंगे, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। वेरी इजी, ट्राई इट बाय योरसेल्फ, बहुत आसान है ये, ठीक है। चलिए यहां देखिए क्या है क्वेश्चन, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट। चलिए मैग्नेट का क्वेश्चन है, यहां करने की जरूरत नहीं है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे। यहां देखते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। बेटा ये हमने अभी डिस्कस किया, एमसीक्यू पूछा जाता है ये 1 मार्क्स का, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इक्वेटोरियल लाइन पे एंगल कितना है, वो तो हमने अभी भी प्रूव किया, दैट इज 180 डिग्री। सो ये हमारे पास आया क्या, दिस इज 180 डिग्री। बेटा इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी। आप डेफिनेटली इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि आपका 80% से 90% तक पेपर जो है वो इसी में से आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम a टॉपिक। जैसे आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में देखा, इसमें हमने 1 नंबर के क्वेश्चन जो आ सकते थे, यानी 1 मार्कर वाले वो भी देखे, 2 मार्कर वाले वो भी हमने देखे, 3 मार्कर वाले जो बन सकते हैं वो भी हमने देखे, ठीक है। तो ये हर एक चैप्टर के लिए होगा। तो चलिए दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच।